Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है. मेन स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हाउ टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डेफिनेटली आपने न्यूमेरिकल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रिपेयर की जाती है. आपने ये बात जहन में रखनी है कि देयर आर टोटल 7 स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेप नंबर 1, रेंज. सबसे पहले बच्चों आपने रेंज निकालनी है. रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? कि आपके पास जो रॉ डेटा है, उस डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी रेंज होगी. यानी आप अपने डेटा की, जो आपका डेटा है रॉ डेटा, उसकी मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू और मिनिमम और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास रेंज निकल आएगी. अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपकी जो रेंज का आंसर है, अगर आपकी रेंज 15 या 15 से छोटी है तो आपने जो क्लास बनानी है वो सिंगल वैल्यू क्लास है. अगर आपको सिंगल वैल्यू क्लास का नहीं पता, मल्टीपल वैल्यू क्लास का नहीं पता, तो आप मेरा लास्ट लेक्चर जो है वो लाजमी सुन ले ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे. अगर आपकी रेंज 15 से बड़ी होगी तो आपका मल्टीपल वैल्यू क्लास टेबल बनेगा. स्टेप 2 जो है नंबर ऑफ क्लासेस. नंबर ऑफ क्लासेस को अज्यूम भी किया जा सकता है, ठीक है. यानी हम स्टूडेंट से कहते हैं कि वो कोई भी अपने डेटा का जो मैग्नीट्यूड है, जो डेटा का साइज है रॉ डेटा का, उसको देखकर वो अंदाजे से भी नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम कर सकते हैं. लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला है सी क्लासेस के लिए है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन. यानी अंडर रूट एन जो है, अगर आप n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा. यानी रॉ डेटा जो है आपके पास, उसके अंदर जो टोटल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उनका अगर आप अंडर रूट ले लें तो आपको अप्रोक्सीमेटली क्लास साइज पता चल जाता है. अब फर्ज करें बेटा आपकी इस क्लास का आंसर 8 आ गया, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस 8 ही बनेंगी. यानी देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. वो 9 भी हो सकती हैं, वो 7 भी हो सकती है. यूजुअली स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ क्लासेस सजेस्ट की जाती हैं वो 5 to 15 है. यानी 15 और 5 के दरमियान होनी चाहिए. 5 से छोटी क्लासेस नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे डेटा बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है कि वो उसके जो फीचर्स होते हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाता. और 15 से बड़ी क्लासेस में डेटा स्कैटर हो जाता है ज्यादा. हम डेटा को क्यों मैनेज कर रहे हैं, हम डेटा को क्यों टेबल में ला रहे हैं? ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्म में आपके पास आ जाए. लेकिन अगर आप 15 से ज्यादा क्लासेस बना देंगे तो वो तो फिर उसका जो फैलाव है वो तो फिर बहुत ज्यादा रहेगा. तो आपने कोशिश करनी है, जो आपकी आइडियल रेंज है क्लासेस की वो 5 to 15 है, जो कि इस सी के थ्रू आपकी इसी रेंज में आंसर आ जाता होता है और आप फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास बनाते हैं. साइज ऑफ क्लासेस. साइज का जो फॉर्मूला है जो जनरली यूज किया जाता है वो रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस है. यानी आपने स्टेप 1 में रेंज निकाली होती है, स्टेप 2 में आपने नंबर ऑफ क्लासेस निकाले होते हैं, उन्हें आप डिवाइड कर लेते हो तो आपको साइज मिल जाता है. और एक चीज आपने बहुत ध्यान से जहन में रखनी है बच्चों कि बाज़ औक़ात वो क्लास का साइज पेपर में आपको दे देते, फिर आपने ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, फिर आपने जस्ट वो साइज लिखकर तो एग्जामिनर को बता देना है कि ये मुझे गिवन है. और एक और मजे की बात है कि आपको अगर साइज दे देता है तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हो, इस एक्सप्रेशन को. यानी नंबर ऑफ क्लासेस को इधर ले आओ, जो गिवन साइज है उसको इधर ले आओ, रेंज से डिवाइड करो, आपको अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ क्लासेस मिल जाएंगी. सो इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मूला यूज करें. अगर आपको साइज गिवन है तो आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सकते हो. अब इस बात से क्या चीज क्लियर हुई कि देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. पर्पस इज टू जस्ट प्रेजेंट योर डेटा इन अ स्पीकेबल फॉर्म. स्टेप 4, स्टार्टिंग पॉइंट. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम टेबल बनाएंगे तो क्लासेस का स्टार्ट कैसे लेंगे. तो ये 2 से 3 सूरतें हैं जो आपने जहन में रखनी है. आप किसी को भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्लाई कर सकते हो. आप अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट आपके डेटा की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे कर सकते हो. यानी जो रेंज निकालते हुए आपने मिनिमम वैल्यू ली थी ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. या आप ऐसे कर सकते हो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेस कोई वैल्यू ले लो. ठीक है, फर्ज करो कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा में 2 है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने 2 से स्टार्ट नहीं करना, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं. लेकिन अगर क्लास का मिनिमम स्मॉलेस्ट साइज 2 है तो आप 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते. यानी डेटा की कोई वैल्यू भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जाया नहीं होनी चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट है स्टेप 5, डिजाइन ऑफ क्लासेस। यानी आपने इस स्टेप में आके ये डिसाइड करना है कि सिंगल वैल्यू क्लास बनेगी या फिर मल्टीपल वैल्यू क्लास बनेगी। आप देखेंगे कि अगर आपकी रेंज 15 से छोटी है तो आप सिंगल वैल्यू क्लास बना लेंगे, और अगर आप देखेंगे कि आपकी रेंज 15 से ज्यादा है तो आप मल्टीपल वैल्यू क्लास की तरफ फोकस करेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मल्टीपल वैल्यू क्लास में वो आपको ये भी कह सकता है जो क्लास का डिजाइन है वो एक्सक्लूसिव स्टाइल क्लास में हो या इंक्लूसिव। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जामिनर की क्या डिमांड है इन योर क्वेश्चन, वहां पर आप अपनी तरफ से कोई भी क्लास नहीं बनाएंगे। बाज दफा आपकी रेंज 15 से छोटी आ रही होती है लेकिन वो आपको कह देता है इंक्लूसिव स्टाइल क्लास बनाए, तो आपने वहां पर एग्जामिनर ही को फॉलो करना है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको बाउंड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है प्रिपेयर टैली शीट। इस स्टेप के अंडर हम 3 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें पहला कॉलम क्लासेस का बनता है, फिर टैली बार्स और फिर फ्रीक्वेंसी। टैली बार्स को टैली मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है। टैली बार्स या टैली मार्क्स क्या होते हैं? हम जब कोई वैल्यू काउंट कर रहे होते हैं तो वो एक वर्टिकल बार्स होती है, ठीक है, लाइक इस तरह। एक वैल्यू आपके पास आ गई, आपने एक बार लगा दी, 2 आ गई दूसरी बार, 3 आ गई तीसरी बार, 4 आ गई चौथी बार। लेकिन जब 5वीं दफा आपने बार लगानी होती है तो आप इन 4 बार्स को क्रॉस करते हैं और ये एक जो पेयर सा बन जाता है ये आपके पास 5 के इक्वल नंबर को शो कर रहा है। चलते हैं फाइनल टेबल की तरफ। फाइनल टेबल जो बनेगा उसमें सबसे पहले जो चीज आएगी वो होगा टाइटल ऑफ टेबल। आप जानते हैं ना टेबल का मेन पार्ट है टाइटल, तो सबसे पहले आप टाइटल देंगे जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और आप 2 कॉलम इस स्टेप के अंडर कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला कॉलम क्लासेस का होगा और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस इसी को समझे आपने आगे लेके थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है। जी बेटा, तो ये थे आपके 7 स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, क्योंकि इसका क्लिस्टर क्लियर होना इसलिए जरूरी है। एग्जाम्स में इसका आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। एक छोटा सा नोट है यहाँ पर कि फाइनल टेबल इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपका फाइनल टेबल बनेगा इस स्टेप के अंडर वो एक्चुअली आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसको हम ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।